हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम स्टडी करेंगे बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न और उनके आंसर के ऊपर। उसमें भी खास करके वो प्रश्न जो बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। वैसे 200 क्वेश्चंस का डिस्कशंस हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। उसमें भी आज का हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वह है भूगोल। ज्योग्राफी से हम शुरू करते हैं। उसमें बिहार ज्योग्राफी से जो क्वेश्चंस बीपीएससी में अभी तक पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। उन ऑप्शंस को छोड़िए, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ। यहाँ पर है खड़गपुर पहाड़ियाँ। ये इन चारों में से जो बचे रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पठार और उत्तर गंगा मैदान, इन चारों में से अपेक्षाकृत सबसे पुराना है खड़गपुर की पहाड़ियाँ। यहाँ पर थोड़ा सा उसका डिस्कशन देख लेते हैं। खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की हैं, जबकि रोहतास पठार विंध्याचल क्रम की हैं। उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ शिवालिक हिमालय की हैं और जो तृतीय क्रम की हैं, ठीक है, ये उत्तर जो शिवालिक पहाड़ियाँ जो है हिमाचल के जैसे हिमालय की हैं और वह तृतीय क्रम की है, हिमालय की तृतीय क्रम की हैं। और उत्तर गंगा का मैदान जो नवीनतम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती हैं। तो यह पुनपुन नदी हैं। पुनपुन नदी जो है फतुहा के पास जो है सो मिलती है। वो एमपी से निकलती है, मध्य प्रदेश से, और बिहार में आकर के पटना के पास गंगा में मिलती है, फतुहा के पास। इसका थोड़ा सा आप शॉर्ट नोट देख लें। पुनपुन नदी मध्य प्रदेश के पठारी प्रदेश से निकलकर बिहार के औरंगाबाद ज़िले में प्रवेश करती हैं और पटना ज़िले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती हैं। मोरहर व दरघा पुनपुन की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है। तो यह कैपिटल सी, स्मॉल w और जी से CWG से जो है उसको निर्देशित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है उत्तर बिहार की भूमि को, उत्तर बिहार की जलवायु को। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अधिकांशतः नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला यह पूर्णिया है। भारत में जो है जूट की सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। याद रखेंगे, भारत में जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। सेकेंड सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य बिहार है। उसमें बिहार में भी सबसे ज़्यादा जो है सो कौन सा जिला करता है उत्पादन, तो यह पूर्णिया जिला सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल अकेले ही जूट उत्पादन में 75% हिस्सा रखा था। ये 2014-15 की ही जनगणना है, ऑलमोस्ट उससे ही ज़्यादा है, कम नहीं है। बिहार जूट उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। तो यह जो है गंडक नदी पर निर्मित है। ठीक है, और गंडक जो है गंगा की सहायक नदी है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। यह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। जैसे अनुपम झील जो है सो बिहार में स्थित है। अनुपम झील के अलावा जो आपके साभर झील, सुखना झील और कामा झील है वो बिहार में स्थित नहीं है। तो अब कहाँ इसको एक बार देख लेते हैं डिटेल में सब झीलों के बारे में। जैसे अनुपम झील कैमूर बिहार में स्थित है। यह झील कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा में स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिला में स्थित कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिमी तट पर भभुआ के निकट स्थित है। जो आप देख रहे हैं अनुपम झील कहाँ पर है। उसके बाद कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में अगर देख ले, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, और उसी कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के मिड में जो है अनुपम झील मौजूद है।
नेक्स्ट है, आप देखिए उसके बगल में जो है सांभर झील। सांभर झील राजस्थान के जयपुर में के निकट स्थित है। सुखना झील जो है चंडीगढ़ में है, तथा कामा झील हरियाणा में स्थित है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आते हैं बारिश के मौसम में, क्योंकि सबसे ज़्यादा नदियां भी उत्तर बिहार में ही प्रवाहित होती हैं दक्षिणी बिहार की अपेक्षा। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत, देखिए यहाँ पर आंसर आपको दिया हुआ है 60%, ठीक है। और इसे आप करेंट जो अकॉर्डिंग टू ये 2008 में ही क्वेश्चंस आया है, 2008 में ही इसका एग्जाम हुआ है, तो आपको ऑलमोस्ट ये पुराना एग्जाम है। इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप, इसका आंसर आप करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग करेंगे। बिहार में कोयला का जो है सो बिहार में कोयला का अनुमानित भंडार है। तो बिहार में जो कोयला का अनुमानित भंडार है, इसके लिए आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 16 करोड़ टन। इसमें भी एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर आकर के आप एक बार थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। एक्चुअली जो 2008 में जो 48 से 52 में पीसीएस हुआ, तो वहाँ बीपीएससी के द्वारा दिया गया आंसर यह 16 करोड़ टन है, इसलिए 16 करोड़ टन जो है सो अनुमानित भंडार है। यहाँ पर यह याद रखेंगे कि अनुमानित भंडार है। नीचे उसका डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं। बिहार से अलग झारखंड राज्य बनने के कारण बिहार राज्य में प्राकृतिक संसाधनों में भारी कमी आई है। बिहार में प्राकृतिक संसाधन जो बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, ना के बराबर है। बिहार में कोयला का प्रमाणित भंडार शून्य है, याद रखेंगे ये चीज़। बिहार में यदि कोयले के प्रमाणित भंडार की बात करें तो यह शून्य है ही नहीं कोयला, परंतु अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है। मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कुछ जगह पर जैसे कोयला मौजूद हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग यह अनुमानित भंडार है। अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है, कोई रिसर्च में किसी जगह से जो खुदाई में यह प्रमाण नहीं मिला है, खुदाई करके पता नहीं किया गया है कि कितनी कोयला है मौजूद। बिहार में कितना वर्ग मीटर क्षेत्र में वन फैला है? इसका आंसर भी आप करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग देंगे, यह पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो यह शहर जो यहाँ पर दिए गए हैं उनमें से कटिहार जो है सबसे पूर्वी भाग में स्थित शहर है, जबकि भागलपुर, पटना और पूर्णिया उसके पूर्वी भाग में नहीं है, सबसे पूरब में नहीं है। पटना तो मीड में ही आपको पता ही होगा, और ये भी पूरब में नहीं है, जस्ट थोड़ा सा पीछे है। भागलपुर भी थोड़ा पीछे है। कटिहार जो है बिहार के सबसे पूर्वी भाग में पूर्वी जिला है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, देखिए बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यदि एक क्वेश्चन पूछे आपसे तो इसका आंसर आप इनमें से कोई नहीं देंगे, क्योंकि एक्चुअली वैसे भी क्वेश्चन आंसर एक गलत है और दूसरा यदि सही भी होता तब भी आप उसे नहीं देते, क्योंकि उसके पीछे वजन ये 1995 में है जब झारखंड बिहार के साथ था। 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हो गया है, ठीक है। अब जो प्रेजेंट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा आपको 94,163 वर्ग किलोमीटर जो बिहार का क्षेत्रफल है, ठीक है। इसमें से भी आंसर इसलिए गलत है कि उस समय भी जब झारखंड बिहार में था तब भी इसका जो आंसर होना चाहिए था 173 वर्ग किलोमीटर। इस तरह यदि वर्ग किलोमीटर है 178 ये नहीं है, वो जिसका ऐसे आंसर है 1,73,877 वर्ग किलोमीटर। इस तरह से ये आंसर होता है, ठीक है। तो छोड़िए पुरानी क्वेश्चन का, अभी यदि प्रेजेंट में क्वेश्चन आपसे पूछे जाए कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है तो यह 94,163 वर्ग किलोमीटर। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है, मतलब सबसे उत्तम जो है खनिज अभ्रक जो है, अभ्रक कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह इसका आंसर होगा आपको हजारीबाग का आंसर बी है। हजारीबाग से सबसे उत्तम खनिज प्राप्त होता है, मतलब सबसे उत्तम अभ्रक प्राप्त होता है। और हजारीबाग के साथ साथ जो है सो गिरिडीह और कोडरमा से भी अभ्रक, बहुत अच्छे अभ्रक प्राप्त किए जाते हैं। और यह झारखंड में प्राप्त होने वाले कुल अभ्रक का इन तीनों जगह से हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा से लगभग 80% अभ्रक प्राप्त किए जाते हैं। बिहार का तराई क्षेत्र विस्तृत है, यह भारत और नेपाल सीमा के समांतर विस्तृत है। भारत और नेपाल सीमा के बगल से वो जो है सो साथ साथ मिलते हुए यह तराई क्षेत्र विकसित हैं।
और बिहार के नेपाल से लगने वाले जो है 7 जिला है, उन्हीं 7 जिला के साथ साथ ये तराई क्षेत्र फैले हुए हैं। ये 7 जिला है: पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। बिहार का सोमेश्वर श्रेणी है, ये जो चारों श्रेणी दिया गया है, पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है, सही है, उससे भी पुरानी है। राजमहल पहाड़ी से भी पुरानी है। खड़गपुर पहाड़ी से भी पुरानी, इन सबसे ये नई है, इन सबसे नई। ये डी है, मतलब इससे पुरानी नहीं है, ये सबसे, ये चारों नाम दिए गए पारसनाथ, राजमहल और खड़गपुर, इन सबसे ये नई श्रेणी है बिहार की सोमेश्वर। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी जो है, जिसे सुमेश्वर या सोमेश्वर भी बोलते हैं, वह शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल प्लीस्टोसीन काल में हुआ। अतः यह उपयुक्त तीनों पहाड़ी की अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ी हैं। तो याद रखेंगे, यह सोमेश्वर या सोमेश्वर के जगह पर आपको शिवालिक श्रेणी भी पूछ दे तो ये पारसनाथ, राजमहल और खड़गपुर से नई हैं। मुंडा जनजातीय अधिकांशतः बसी है, तो ये जो है वह जो बिहार में बसी है, याद रखेंगे। लेकिन ये बिहार में तब थी ज़्यादातर जब बिहार में झारखंड रेड था, झारखंड में मुंडा ज़्यादा निवास करते थे। अब यहाँ पर उसके बारे में डिटेल देखना है तो देख सकते हैं आप। तत्कालीन बिहार के कटिहार, रांची, पश्चिम सिंहभूम, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, गुमला जिले में मुंडा जनजाति संकेंद्रित जिले थे, मतलब उससे मुंडा जनजाति यहीं पर ज़्यादातर निवास करते थे। 15 नवंबर 2000 को बिहार से कटकर नवनिर्मित झारखंड राज्य के पश्चात मुंडा जनजाति बिहार की 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। मतलब बिहार में उसकी जनसंख्या के अकॉर्डिंग 5वां स्थान है जनजाति मामले में, तो समझिए। और झारखंड राज्य में जनजाति की कुल संख्या की दृष्टि से मुंडा जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जनजातियाँ हैं। याद रखें कि यह जेपीएससी के लिए भी है कि मुंडा जनजाति झारखंड में तीसरी सबसे बड़ी जनजातीय समूह है, जबकि वह बिहार में 5वीं सबसे बड़ी जनजातीय समूह है। बिहार से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, इसमें भी ये करंट अफेयर के अकॉर्डिंग देखेंगे, पुराने क्वेश्चंस हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या, ये भी अकॉर्डिंग टू करंट अफेयर देखेंगे आप। छोटा नागपुर के जंगल, ये कैसे जंगल है छोटा नागपुर के? तो छोटा नागपुर के जो जंगल है यह है पतझर और जो है सवाना, दोनों ही टाइप के यहाँ के पेड़ होते हैं। छोटा नागपुर के जंगल में जो पेड़ है वो पतझर और सवाना दोनों ही टाइप के होते हैं। दोनों ही टाइप के जंगली पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है। यह जो है रांची में स्थित है। जेपीएससी के लिए भी है, ठीक है। जो बहुत सारे स्टूडेंट जेपीएससी का एग्ज़ाम भी देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चंस है। टाटा लॉ इस्पात कारखानों में लॉ की आपूर्ति होती है, यह सिंहभूम से होती है, ठीक है। ये भी जेपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो यह गया है। और बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन होता है गया और बोध गया में क्या अंतर है, तो चलिए हम यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बोध गया एक ही जगह का नाम है। बोध गया उस स्थान को कहते हैं जहाँ गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब देखिए, गया यह जिला है, जो बिहार का एक ज़िला है उसका नाम है गया, ठीक है। अब इसका जो हेडक्वार्टर है गया का, ये भी गया में ही है। कभी कभी अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि कभी कभी पूरी गया को इंडिकेट करने के लिए बोध गया का इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो कभी कभी गया जो हेडक्वार्टर है उसको भी इंडिकेट करने के लिए बोध गया का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि बोध गया, यहाँ पर गया जो मेन सिटी है, हेडक्वार्टर है, उसके नीचे एक जगह है, गया से नीचे है, गया के कहा जाता है गया के दक्षिण में है, ठीक है। तो यह एक बोध गया जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। एक्चुअली यहाँ है, लेकिन कभी कभी उसको आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि कभी कभी उसे पूरे राज्य को डिनोट करने के लिए भी बोध गया का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप याद रखेंगे, जब भी क्वेश्चंस में यदि आपका ऑप्शन दिए होंगे तो ऑप्शन गया या बोध गया में से कोई एक ही होगा, दोनों ही नहीं होगा कभी भी। तो यहीं पर आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों में से आपको कन्फ्यूजन समाप्त हो जाएंगे, इसे आप देख लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं नीचे। पहला तो यही था कि देखिए, बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव और वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है बी, बोध गया है। ठीक है, तो आपको समझ ही गए, तो कभी कभी गया को भी डिनोट करते हैं बोध गया से। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मैथन उत्पादन करता है? तो यह मैथन जल विद्युत उत्पादन करता है, क्योंकि मैथन एक डैम है जहाँ पर जल विद्युत केंद्र हैं। तो मैथन डैम का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराक पर किया गया है। ये यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र हैं। वर्तमान में यह झारखंड के धनबाद जिला में है। जो स्टूडेंट्स जेपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए यह BVI हैं। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत ज़मीन लेकर झारखंड राज्य बना है? यह पुराने बिहार के 45.85% ज़मीन लेकर के नया राज्य झारखंड बना है। यह 15 नवंबर 2000 को बना है झारखंड। नेक्स्ट है, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने ज़िले रह गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 37%। जबकि प्रेजेंट में बिहार में 38 ज़िला है। ये याद रखेंगे, प्रेजेंट में पूछे बिहार में कितने ज़िला है तो 38 ज़िला है। तो झारखंड अलग होने पर बिहार में 37 ज़िला बचे थे। तो चलिए उसके बारे में देख लेते। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में 37 ज़िले थे। झारखंड निर्माण से पूर्व बिहार में टोटल 55 ज़िला था। नवनिर्मित राज्य झारखंड में बिहार के 18 ज़िला चले गए थे। वर्तमान में बिहार में 38 ज़िला हैं। 38वां ज़िला अरवल बना, जो अगस्त 2000 में जहानाबाद से विभाजित होकर के बना था। बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? यह करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे आप आंसर। मुरी जाना जाता है, ये एल्युमिनियम प्लांट हेतु। ठीक है, मुरी जो है से एल्युमिनियम प्लांट हेतु जाना जाता है। मुरी जगह है जहाँ पे एल्युमिनियम का प्लांट है। देख लेते हैं उसके। मुरी में हिंडाल्को द्वारा एल्युमिनियम शोध संयंत्र स्थापित किया गया, जो मुरी जो है वर्तमान झारखंड राज्य में स्थित हैं। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? तो आप बताइएगा। यहाँ पर एल्युमिनियम उद्योग है और मुरी झारखंड में है। जेपीसी के लिए BVI। पटना का स्थानीय समय है। देखिए, पटना का स्थानीय, यह भारतीय मानक समय से आगे है। ये आपका आंसर होगा। क्यों है आगे? तो यहाँ देख लेते हैं डिटेल में। पटना का मानक समय भारतीय मानक समय से निर्धारित होती है। ऑब्वियसली पटना भारत देश में है तो भारतीय समय से उसका जो है समय, मानक समय भारत के ही अकॉर्डिंग, भारतीय जो समय है, मानक समय है उसी के अकॉर्डिंग निर्धारित की जाएगी। और भारत में एक ही टाइम जोन है, याद रखेंगे। कई कई देश में अलग अलग टाइम जोन है, 2, 3, 4 टाइम जोन भी हैं। तो वहाँ पर जो उसके अलग अलग राज्य की टाइम निर्धारित अलग अलग टाइम जोन के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन भारत में एक ही टाइम जोन है, याद रखेंगे। तो भारत का मानक समय जो है तो यह 82 डिग्री 30 सेकेंड पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद एवं मिर्ज़ापुर से होते हुए गुजरती हैं से निर्धारित होती हैं। भारत का मानक समय या ग्रीन बीच टाइम GMT जिसे कहते हैं, वह जो है भारत का जो है GMT, भारत का जो मानक समय है वो GMT ग्रीन मील टाइम से 5.5 घंटा आगे हैं। ठीक है, जबकि पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से ही आगे हैं, क्योंकि पटना 85 डिग्री 13 सेकेंड पूर्वी देशांतर पर अवस्थित हैं। तो ऑप्शन का भारत का जो है 82.5 डिग्री उसका जो है मानक समय है, और पटना जो है यहाँ पर है 85 डिग्री 13 सेकेंड पूर्वी देशांतर पर, मतलब 82 से आगे हैं। इसलिए यह होगा भारतीय मानक समय से पटना का समय आगे हैं। लेकिन हम एक ही टाइम जोन में रहते हैं, इसलिए एक ही समय हमारे पूरे देश में अवेलेबल है, एक ही टाइम है पूरे देश में। यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, भारत के साथ साथ भारत के किन पड़ोसी देश का टाइम जोन सेम है? तो ये आपको मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने ज़िले से संबंध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 जिला। ठीक है, यह बहुत ही रिसेंट ही पूछा गया है, जो 64वीं BPSC में 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। और यह जुलाई 2018 नहीं, प्रेजेंट टाइम में भी, आज भी 2021 में भी यह जो है 9 जिला ही है जो पटना से टच करते हैं। जिनमें देख लेते हैं नाम, जिसमें भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल। ये सब कुछ स्टूडेंट्स जो कन्फ्यूज रहते हैं यहाँ पर, इसे 9 नहीं 10 जिला लगता है जो पटना से टच करते हैं। उसमें उसका जो कन्फ्यूजन होता है, मेन रूप से यह कन्फ्यूजन होता है शेखपुरा के लेकर के। उसे लगता है कि शेखपुरा भी पटना से टच करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे कि ये यदि राज्य डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा है तो ये ऊपर वाले इस तरह से नालंदा बना हुआ है, ऊपर में यह पटना है तो इस तरह से नालंदा है।
जो शेखपुरा को पूरी तरह ऊपर में नालंदा है और वो नालंदा ही पटना से टच करते हैं, तो शेखपुरा पटना से टच नहीं करते, इसलिए 10 कभी भी आंसर नहीं होगा, यह आंसर होगा 9। याद रखेंगे, नीचे बता चुके हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट होते हैं। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? यह 50% से अधिक। यह आंसर तो आपको सही है, लेकिन एग्जैक्ट डेटा यदि पूछा जाए तो करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग आप मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व में बंगाल का दुख, सौरव ऑफ बंगाल कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी, यह नदी दामोदर है। एक्चुअली ये बिहार में उद्गम नहीं होती है, प्रेजेंट पास्ट टाइम में, पहले 2000 ईस्वी से पहले वो बिहार में उद्गम होती है, जब झारखंड बिहार में था, अब वह झारखंड से निकलती हैं। तो दामोदर नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है, जो दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिला से उद्गमित होती हैं। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल यह है गेहूँ है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन होने वाली जो फसल है वह चावल है, और उसके बाद सेकंड गेहूं है, थर्ड मक्का है। ठीक है, अब कि एग्जैक्ट डेटा यदि पूछा जाए तो फिर आप अकॉर्डिंग टू करंट अफेयर्स है, जो करंट में जो न्यूज़ है, करंट में जो डेटा आएगा उसके अकॉर्डिंग आप मारेंगे। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें यह चावल, गेहूँ और मक्का है। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? बिहार में कृषि का स्वरूप जो है आत्मनिर्भर है। बिहार जो है कृषि में आत्मनिर्भर है। इनमें कौन सा सत्य है? इन चारों ऑप्शन में सत्य कौन आंसर है? देखें, बिहार कोयले और अब्रक का मुख्य उत्पादक रहा है, यह आंसर तो सही है 2000 जब क्वेश्चन पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग। अब यह सही नहीं है, ये भी सही नहीं। आंसर तो वैसे ये होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्योंकि बिहार में लोहा, अब जब अब्रक और लोहा दोनों का उत्पादन होता था, लेकिन जब से झारखंड अलग हुआ है कोयला और अब्रक दोनों में से कोई भी का मुख्य उत्पादक नहीं है बिहार। लेकिन आंसर ये होगा अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट, उस समय के अनुसार। नेक्स्ट देखिए, बिहार को उड़ीसा से 2011 में अलग किया गया, तो यह गलत है। बिहार को उड़ीसा से 1911 में नहीं 1936 में अलग किया गया। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, नहीं लगती। झारखंड से पहले उड़ीसा से बिहार की सीमा लगती थी, और झारखंड राज्य बनने के बाद नहीं लगती हैं। बिहार में एक सदनीय विधान पालिका है, यह भी गलत बात। बिहार में द्विसदनीय हैं। पलामू, रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये लॉ अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। जेपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, जेपीएससी वाले उसे देख लेंगे। देश के कुल खनिज उत्पादन का कौन सा प्रतिशत बिहार से प्राप्त होता है? तो ये आंसर है यहाँ पर डी, 2% से कम। ठीक है, वो भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हैं। आज के टाइम में तो वो भी उससे भी कम होंगे, क्योंकि झारखंड जब से अलग हो गए हैं तो फिर अब बिहार में तो कोई मुख्य रूप से कोई खनिज है ही नहीं। अब देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तो बिहार का दूसरा स्थान है। वर्तमान में तांबा उत्पादन बिहार में तांबा उत्पादन नहीं होता है, ये भी झारखंड अलग होने से पहले हैं, जेपीएससी वाले देख लेंगे उन्हें। अभी के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में तांबा उत्पादन बिहार में नहीं होता है, साफ नहीं होता, 0। निम्न में कौन सा खनिज बिहार में मिलता है? इनमें से कोई भी आपको बिहार में मिलेगा, झारखंड अलग होने से पहले क्वेश्चन हैं। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत है, यह भी करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग आप मारेंगे आंसर। बिहार में लॉ अयस्क प्राप्त होता है सिंहभूम जिला से, जेपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट। भारत में बिहार अग्रणीय उत्पादक है, तो यह चूना पत्थर का अग्रणीय उत्पादक है। देखिए, झारखंड के पृथक हो जाने के बाद वर्तमान बिहार देश के कुल पायराइट के उत्पादन में 94% अकेला उत्पादन करती है। बिहार में खनिज की बात किया जाए तो पायराइट सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तथा चूना पत्थर का अग्रणीय उत्पादक है। चूना पत्थर का भी अग्रणीय उत्पादक है, तो यहाँ पायराइट ऑप्शन में नहीं है, इसलिए चूना पत्थर आपका आंसर सही है। संयुक्त बिहार, झारखंड के साथ जब बिहार में झारखंड था तब अबरक के समुचित उत्पादन होता था। वर्तमान में झारखंड अबरक के उत्पादन में आंध्र प्रदेश और राजस्थान के बाद तीसरा हो चुका है।
क्यों ऐसा हो, जब बिहार और झारखंड एक साथ था तो सबसे ज़्यादा अबरक का उत्पादन बिहार में ही होता था। जब झारखंड अलग हो गया है तो कुछ अबरक बिहार में अब उत्पादन हो रहे हैं और ज़्यादातर झारखंड में उत्पादन होते हैं। लेकिन दो जगह बंटने की वजह से अब झारखंड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है, सेकेंड राजस्थान है और थर्ड में झारखंड आता है। भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। पायराइट का मैं पहले बोल चुका हूँ, पायराइट में भारत के 94% चाहे पायराइट बिहार में ही उत्पादन होते हैं। बिहार राज्य अवस्थित निम्न देशांतर के मध्य है, मतलब बिहार राज्य है इनमें से किस देशांतर के बीच अवस्थित हैं? लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व तक, लगभग 88 डिग्री पूर्व से 84 डिग्री पूर्व तक, या लगभग 80 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व तक है। इनमें आंसर होगा आपका ये। ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आपका आंसर, यदि उसमें राउंड ऑफ में होता तो आप उसे कह सकते थे कि ये यहाँ पर 83 के आसपास में यदि आंसर होता, 83 और 88 के बीच में यदि राउंड ऑफ में होता, लगभग 83 और 88 होता तो आंसर होता। लेकिन यहाँ पर 83 कोई ऑप्शन नहीं है, 84 से स्टार्ट है या 80 है, इसलिए इनमें से आपका ऑप्शन कोई नहीं है। आंसर होगा आपको ऑप्शन डी, ये होगा। क्योंकि बिहार राज्य है 83.20 डिग्री पूर्व से 88.17 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य स्थित हैं। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या तो यह 3 है। ये ऑप्शन में से कोई नहीं है, तो आप अभी के रिकॉर्ड प्रेजेंट टाइम में तो ये ऑप्शन तो सारे गलत हैं। आंसर आपको 3 होगा। बिहार राज्य से यूपी, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल 3 राज्य टच करते हैं और एक देश जो नेपाल टच करते हैं। कहने का मतलब बिहार भी एक इंटरनेशनल सीमा बनाती है नेपाल के साथ। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती हैं। एक्चुअली दामोदर कहाँ से कैसे प्रवाहित होती है, तो यह जो एक भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हैं। दामोदर जिसे बंगाल का शोक कहते हैं का उद्गम स्थान छोटा नागपुर पठार से होता है। यह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती हैं? तो इसका आंसर होगा आपको 1, 2, 3, 4 सभी। क्योंकि गंडक भी बिहार में गंगा से मिलती हैं, सोन भी बिहार में ही गंगा से मिलती हैं, घाघरा भी बिहार में गंगा से मिलती हैं और पुनपुन भी बिहार में गंगा से मिलती हैं। और कौन सी नदी किस जगह पर गंगा से मिलती हैं उनके बारे में भी एक देख लेते हैं। गंडक पहलेजा घाट के पास में गंगा से मिलती हैं, जो पटना नामक स्थान के मतलब पटना के निकट हैं। घाघरा जिसे सरयू नदी भी बोलते हैं, वह सारण में जो है से रेविलगंज के निकट गंगा में मिलती हैं और सोन पटना के निकट गंगा में मिलती हैं और पुनपुन फतुहा के नामक स्थान के पास गंगा में मिलती हैं। तो इनमें से 2 नदी जो सरयू घाघरा और जो है सो ये गंडक है, ये उत्तर की दिशा से गंगा में मिलती हैं, उत्तरी तट पर मिलती हैं, जबकि सोन और पुनपुन दक्षिणी तट पर गंगा में मिलती हैं। ये भी याद रखेंगे आप। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी। तो यह अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। वन पर जो है सो थी, या देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन है आपका खानों पर थी या उद्योग पर थी। तो इनमें से आपका जो है छोटा नागपुर के जो है वन पर आधारित थी। छोटा नागपुर की अर्थव्यवस्था थी वो वन पर आधारित, मतलब जंगल पर आधारित थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? तो वो 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें पटना में अवस्थित थी। राल्फ फिच के अनुसार पटना में लोग कुछ खास स्थानों में गहरी खाई खोदकर बड़े बड़े कटोरे में मिट्टी को धोकर स्वर्ण कण प्राप्त करते थे। तो एक्चुअली पटना में जो स्वर्ण का खजाना मिला था, खाने मिली थी, तो वह एक्चुअली उस चट्टान की तरह नहीं था। वो जो बिस्कुट जो आते सोने के ऐसे नहीं थी, वो एक्चुअली कण के रूप में था। लोग मिट्टी खोद के पहले गड्ढे खोदते थे, वहाँ से जो अंदर में जहाँ पर सोने के कण थे जिस गड्ढे के मिट्टी में, वो मिट्टी निकाल करके उसे पानी से धोते थे। धोने के बाद उससे सोने का कण प्राप्त करते थे, अकॉर्डिंग टू रल्फ फिच। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? ठीक है, तो यहाँ पर पूर्णिया और मानभूम
ये 2 ज़िले थे जिनके कुछ एरिया पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। एक्चुअली अभी के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में मानभूम झारखंड में है और पूर्णिया अभी भी बिहार में है। वर्ष 1956 में राज्य के पुनर्गठन के समय संयुक्त बिहार के तत्कालीन मानभूम जिले में स्थित पुरुलिया का अधिकांश भाग, जो चास थाना को छोड़कर पूर्णिया का कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दिया गया था। बिहार में जंगल फैली हुई है, तो यहाँ पर आंसर आपका बी है 29 लाख हेक्टेयर, लेकिन इसका आंसर आप करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग देंगे। बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र है, इसे भी आप करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हंडू जलप्रपात जो है किस जगह पर स्थित है? यह रांची में स्थित है, जो झारखंड में है, और झारखंड की राजधानी है रांची। और हुंडू जलप्रपात जो है रांची के निकट जो है स्वर्ण रेखा नदी पर हैं, और स्वर्ण रेखा नदी पर ये हुंडू जलप्रपात, साथ ही जहाँ रांची जो सिटी है वो स्वर्ण रेखा नदी पर ही के किनारे पर ही अवस्थित हैं। ये सब क्वेश्चन जेपीएससी वालों के लिए भी है, उसे जरूर रट करके जाएं। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, ये जो कछारी मिट्टी से आच्छादित है। कछारी मिट्टी को ही दोमट मिट्टी भी कहते हैं, मतलब बिहार के अधिकतर भागों पर दोमट मिट्टी है। बिहार की सस्य गहनता कितनी है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 95 में है, तो उस समय तो 128 था, लेकिन इसे आप करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तो 10 गुना है, लेकिन अभी के टाइम में प्रेजेंट में आप उसके भी करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, या नहीं तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर पुराना आंसर दिया हुआ है। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र हैं, इसका भी आंसर आप करंट अफेयर्स के ही अकॉर्डिंग देंगे। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो यहाँ पर जो है सो कृषि आधारित उपज जो है, कृषि आधारित जो है सो होना चाहिए। कृषि आधारित जो है सो उद्योग जो लगाया जाता है, तो इसकी संभावनाएं ज़्यादा है। और साथ ही कृषि के साथ साथ आप कह सकते हैं तो वन आधारित भी यहाँ पर तेल शोधक तो कारखाना पहले से है, बलुका खाद्य उद्यान। और कृषि एक्चुअली बिहार में जो है ना, किसी एक चीज़ पर जो कन्फर्म चीज़ नहीं, मतलब एक होता है ना कृषि प्रसंस्करण के क्षेत्र में हो सकता है, वस्त्र में है, चमड़ा में है, कई ऐसे पोर्टल है जिसके अनुसार मतलब वहाँ पर कुछ चीज़ तो है, लेकिन मुख्य रूप से जो बिहार जो है सो कृषि आधारित जो है सो राज्य हैं। वहाँ पर मुख्य रूप से जो भी चीज़ हो सकते हैं, ज़्यादातर फसलें होती है, कृषि होती है। लोग वहाँ के लगभग 80% जो है सो पब्लिक जो है सो कृषि से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर जो है मुख्य रूप से कोई भी उद्योग लगेंगे तो वो कृषि आधारित होंगे, इसलिए आंसर डी होगा। अब यहाँ पर कृषि, उद्योग और विविध, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, उसे देखते हैं अब आगे। बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, यह सुशील मोदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मार्च 2007 में बिहार के इतिहास में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं राज्य वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रस्तुत किया था। समझ के बात को। और उससे आगे वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट भी वर्तमान मुख्यमंत्री सुशील मोदी द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? अब इसका आंसर भी कोई फिक्स नहीं है, वहाँ पर जो है सिर्फ बीपीएससी भी जो आंसर दिया था इसे मतलब सही सोर्स नहीं मिलने की वजह से उसे स्टार लगा दिए थे, उसका एक्चुअल आंसर बीपीएससी भी नहीं दिए थे, इसलिए उसे आप छोड़ देंगे। यदि इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिले भी तो उसे करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग ही आंसर देंगे, करंट में जो चल रही है दर। बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? अब जैसे कि झारखंड अलग होने से पहले कितने औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकरण थे? तो आंसर होगा आपका 6। कौन कौन थे? आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। लेकिन यदि अलग होने, झारखंड अलग होने के बाद मतलब वर्तमान में जो बिहार में जो है सो पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण हैं। तो याद रखिएगा अभी के टाइम में कितना है? 4 है, जिसमें पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा।
बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्रक ने सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अति अंतर प्रवाह को आकर्षित किया है? देखिए, इसे भी आप करंट अफेयर के अनुसार आंसर देंगे, लेकिन ये याद रखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस करंट अफेयर से जरूर देख कर जाएंगे आप। बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती हैं। यह संस्था है एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है। अब ये एक्चुअली ऑप्शन में से पूछे झारखंड से अधिक, तो एक और जिस समय एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया उस समय भी झारखंड से अधिक था और प्रेजेंट में भी झारखंड से अधिक है। और एक्चुअल डेटा आप जो है सो किसी नए बुक जो करंट अफेयर से रिलेटेड हो उससे आप देखेंगे एक्चुअल डेटा। वैसे आंसर ये सही है, झारखंड से अधिक ही है। 2001 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। वो भारत का सबसे बड़ा तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से 2001 के जनगणना के अनुसार। लेकिन अभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे 2011 के जनगणना के अनुसार। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भी बिहार जो है राज्य भारत में जनगणना के अनुसार जनसंख्या के अनुसार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, उसमें फर्स्ट स्थान पर यूपी है, सेकेंड पर महाराष्ट्र है और थर्ड पर बिहार है। और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल फोर्थ पर है और फिफ्थ पर आंध्र प्रदेश है। गुल्लक बच्चा बैंक यह पटना में है। यह जो बच्चों द्वारा संचालित किया जाता है, बच्चे अपने छोटे छोटे इनकम को उसमें सेव करके रखते हैं। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का क्या कारण है? मतलब बिहार राज्य में जो अधिकतम संख्या है गरीबी रेखा के नीचे, उसके क्या कारण है? उसका कारण कई हैं। पहले भूमि सुधारों की असफलता, एक ये भी कारण है। राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, कोई राजनीति में कोई ऐसा पॉलिटिशियन हुआ नहीं या कोई ऐसा एक मतलब किसी की मनोभावना इस तरह से नहीं होती है गरीबी को हम दूर करें। आज तक कोई ऐसी पार्टी नहीं बनी है जो उसके गरीबी दूर करने के बेस पर पंच वोट मांगे या कर लड़े, तो देख ही सकते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक वर्ग की अधिक संख्या। बहुत सारे धार्मिक वर्ग है जिसकी वजह से भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन डी, इनमें से सही सभी। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। तो यह स्थित है आपको उत्तर पूर्वी बिहारी मैदान में, उत्तर पूर्वी बिहार के मैदान में जो है सो ये एरिया है आपका पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा में विस्तृत है। यही एरिया है जहाँ पर पटसन की खेती होती है, पटसन उद्योग लगाए जाते हैं। और पटसन का मुख्य उत्पादनकर्ता डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का यह पूर्णिया है। बिहार में कुल उत्पादन होने वाले जो है पटसन का, जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन लगभग 70% सिर्फ पूर्णिया करते हैं। और इसी के वजह से बिहार दूसरा सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। फर्स्ट राज्य पश्चिम बंगाल है। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। यह अकॉर्डिंग टू बीपीएससी के जो आंसर है उसके अनुसार ये है मरहौरा में फर्स्ट चीनी मिल स्थापित हुआ है। जबकि आप यहाँ पर दो आपको आंसर मिलेगा, थोड़ा सा स्लाइटली क्वेश्चंस को बदल देंगे तो आपका आंसर बदल जाएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसको थोड़ा एक डिटेल में देख लेते हैं स्टूडेंट। पहली आधुनिक चीनी मिल वर्ष 1904 में मरहौरा सारण में लगाया गया था। जबकि बिहार में चीनी का पहला कारखाना 1840 में बेतिया में डचों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। या देखिए ये क्वेश्चन मुझे डचों के द्वारा कहाँ लगाया गया था पहला, तो ये बेतिया में लगाया गया था 1840 में। ये बिहार में चीनी का पहला कारखाना, तो ये भी 1840 में होगा। लेकिन आधुनिक रूप से जो है सो चीनी का जो कारखाना लगाया गया था 1904 में महरौरा में, जो सारण जिला में है। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल जैसे कैश क्रॉप कौन सी है? तो यह इसका आंसर होगा गन्ना। बिहार राज्य की जो मुख्य नकदी फसल है वह गन्ना है। जबकि गन्ना के साथ साथ गन्ना, तंबाकू, जूट और मेस्ता ये भी बिहार की नकदी फसल है, लेकिन मुख्य रूप से गन्ना को माने जाते हैं। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन सी प्रमुख वित्तीय संस्थान है? यह बिहार राज्य वित्त निगम है। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीतिक निम्नलिखित राज्य में है, तो यह बिहार राज्य में ही है।
बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन हैं? देखिए यह एक करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और इसके जो चुनाव आयुक्त हैं इनमें से तो कोई आंसर आपको नहीं होगा। इसके आंसर अभी के जो प्रेजेंट टाइम में बिहार के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं यह है HR श्रीनिवास है। ये आप उसे देख लेंगे यहाँ पर, HR श्रीनिवास है, आप उसे लिख लेंगे। यह जरूर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बिहार राज्य चुनाव आयुक्त जो है से HR श्रीनिवास हैं और बिहार में पंचायत का इलेक्शंस होने वाला है, पंचायती चुनाव होने वाला है, जहाँ पर आपको पता होगा ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है वो राज्य चुनाव आयुक्त ही कराते हैं। इसलिए अभी के टाइम में राज्य के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, मतलब खास करके बिहार राज्य के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उसे आपको ज़रूर याद रखना है, यह है HR श्रीनिवास। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बिहार व झारखंड के सह राज्यपाल हैं? तो वो जो है से विनोद कुमार पांडे हैं, जो पहले आंसर होगा वो पास्ट के हैं। वो विनोद कुमार पांडे बिहार और झारखंड दोनों के राज्यपाल रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो यह सुंदर सिंह भंडारी को नियुक्त किया गया था। बिहार का बकाया ऋण कितना है? यह करंट अफेयर के अकॉर्डिंग आप देखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं? ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे हैं नियंत्रण प्राप्त करने को। तो गया के महाबोधि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए जो विदेश से आए हुए बौद्ध भिक्षु और देश के भी कई जगह के बौद्ध भिक्षु आंदोलन करते रहे हैं। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है। एक्चुअली यहाँ पर ऑप्शन में से कोई नहीं है, यहाँ पर वार्डों की संख्या जो है 72 है। बिहार में पागलखाना स्थित है, तो यह रांची में स्थित है जो अब झारखंड में है। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? याद रखेंगे, बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर जो है दिया हुआ है 54। एक्चुअली यह जो है सो झारखंड के अलग होने से पहले का क्वेश्चन है, इसलिए आंसर है 54। जबकि आप यहाँ पर आप देखेंगे कि 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड अलग हो गया है, झारखंड अलग होने से पहले लोकसभा के सदस्य की संख्या बिहार में 54 थी और राज्यसभा सदस्य की संख्या 22 थी। और 15 नवंबर 2000 के बाद, मतलब झारखंड के अलग होने के बाद अभी के टाइम में बिहार में 40 लोकसभा सीट हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या देखिए, अभी यहाँ पर जो दिया हुआ फिर से यही 54, जबकि अभी प्रेजेंट टाइम में ये आंसर होगा आपका 40 है। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो देखिए अभी के यदि क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है, यदि क्वेश्चंस नए हैं 2000 के बाद का है तो यहाँ पर होंगे 40 आंसर है। अब देखिए यही क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपको BPSC के 56 से 59वीं में पूछा गया 2015 में, इसलिए आंसर है D 40। बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? बिहार में जो प्रस्तावित है महिला आयोग, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता के लिए जो है इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि बिहार के राज्यपाल को इसकी अध्यक्षता नहीं मिलती है, बिहार के मुख्यमंत्री को अध्यक्षता नहीं मिली है, बिहार के जो मुख्य न्यायाधीश है हाईकोर्ट के उसके भी अध्यक्षता करने के लिए, इसलिए आंसर तो होगा आपको वहाँ पर ऑप्शन D, इनमें से कोई नहीं है। जबकि वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है सुश्री दिलमणि मिश्रा। ये दिलमणि मिश्रा जो हैं अभी प्रेजेंट में बिहार में महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित हैं? तो जमशेदपुर जो है स्वर्णरेखा नदी के किनारे पर अवस्थित हैं। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर अवस्थित है। यह टाटा इस्पात उद्योग की स्थापना, यहाँ टाटा इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी। इस उद्योग को पानी की आपूर्ति स्वर्णरेखा नदी से ही होती है। हाल में ही बिहार से कौन सा नया राज्य बना है? तो झारखंड राज्य बना है, या 15 नवंबर 2000 को बना है। और आप कमेंट्स करके बताएंगे नवंबर 2000 में ही 2 और राज्य अलग अलग राज्यों से अलग होकर बने हैं, उन सब राज्य कौन कौन से वो राज्य हैं और कब अलग हुए थे, डेट के साथ आप बताएंगे। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? तो वह राज्य शहर है रांची।
और रांची जो है जब ब्रिटिश काल में बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था। झारखंड राज्य कब स्थापित हुआ? तो वह 15 नवंबर 2000 को हुआ है। इसलिए आंसर होगा डी। बिहार में तेल शोधक कारखाना है तो यह बरौनी में है, जो अभी प्रेजेंट बिहार में भी है। बरौनी में तेल शोधक कारखाना है, बिहार के बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। रांची में भी भारी मशीन तथा सिंहभूम में इस्पात उद्योग स्थापित हुए हैं। ये झारखंड जीपीएससी वाले भी इसे याद रखेंगे। बिहार के निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला है, तो बिहार के निम्न जिला में सबसे बड़ा जिला गया है, याद रखेंगे। यहाँ पर पटना, गया, दरभंगा और समस्तीपुर में गया सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। और यदि क्वेश्चन से ये पूछे कि बिहार में सबसे बड़ा जिला कौन है, तो वह है आपका पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण सबसे बड़ा जिला है। जबकि यदि यहाँ पर पूछा निम्न में से, तो यहाँ पर दिए में से सब जो है सो गया जो सबसे बड़ा जिला है। वैसे टोटली बिहार के जितने जिला हैं उसमें गया सेकंड सबसे बड़ा जिला है। इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो गोंडा ये झारखंड में सम्मिलित है, रांची झारखंड में सम्मिलित, बोकारो झारखंड में सम्मिलित हैं। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन डी, सभी के सभी जिला झारखंड में सम्मिलित हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो झारखंड में सम्मिलित नहीं है। बिहार में इस्पात प्लांट, स्टील प्लांट का केंद्र कहाँ पर है? तो यह धनबाद में है। जेपीएससी वाले याद रखेंगे। झारखंड, तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। पहले जो धनबाद था वो बोकारो, धनबाद में जो है बोकारो स्टील प्लांट था जो धनबाद में था, ठीक है, जो झारखंड में है। लेकिन अब बोकारो एक अलग ज़िला बन चुका है, तो इसलिए ये स्टील प्लांट जो है सो बोकारो में है, जिसको बोकारो स्टील प्लांट बोलते हैं, वो अब बोकारो में ही है, पहले यह धनबाद में था। नीचे दो वक्तव्य दिए गए, उनमें से कथन ए और है दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसका आपका आंसर देना है। कथन ए में लिखा है दक्षिण बिहार उत्तर बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है, सही है। और दक्षिण बिहार में उद्योग का विकास हुआ है, ये भी सही है, और उद्योग के विकास की ही वजह से वो ज़्यादा विकसित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, तो ऑब्वियसली। और ये की सही व्याख्या आर करता है। सही बात है, दक्षिण बिहार क्यों विकसित है? वहाँ उद्योग की संख्या ज़्यादा है, उद्योगों का विकास हुआ है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? यह पावापुरी में स्थित है और यह पावापुरी बिहार में है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान, जिसे निर्वाण भी कहा जाता है, पावापुरी में स्थित है। और पावापुरी जो है बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है और वह जैनियों का मुख्य तीर्थस्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूर पर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईस्वी पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण अर्थात मोक्ष की प्राप्ति किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। नेक्स्ट है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो यह श्री दीप नारायण सिंह के जो प्रयत्नों से दूसरा कांग्रेस अधिवेशन बिहार में हुआ। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ, यह 1921 ईस्वी में हुआ। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? यह सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में 1913 में एक अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किया। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो देखिए किसान सभा, इसका आंसर आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर आपका ई होगा, क्योंकि आगे आपको ऑप्शन देखेंगे। इसमें श्री कृष्ण सिंह का मुख्य योगदान था और श्री कृष्ण सिंह के साथ साथ मोहम्मद जुबैर इनका भी योगदान मुख्य था। इसके वजह से ऑप्शन ई होगा आपका आंसर, एक से अधिक। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? इसका गठन 1929 में हुआ है। 1929 में सोनपुर मेले के अवसर पर प्रांतीय सभा का स्थापना हुआ और इसके स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष बने।
ठीक है, बिहार प्रोविंशियल सभा का। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ 1931 में। देखिए, वर्ष 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल संस्कृत्यानंद तथा अंबिका सिंह ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना के लिए एक समूह बनाया। ठीक है, इसके बाद नीचे 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का विधिवत स्थापना हुआ और इसके सचिव जयप्रकाश नारायण जी बने। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है आपको, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, तो उसके सचिव थे जयप्रकाश नारायण। यहाँ पर देख चुके हैं कि 1934 में जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, जो विधिवत उसकी स्थापना हुई थी, एक्चुअली यह 1931 में ही बनी थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1934 इंडिकेट कर दिया गया है, इसलिए 1934 में जो विधिवत बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनी थी उसके सचिव थे जयप्रकाश नारायण। बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के बिहार से टोटल 36 सदस्य थे, याद रखेंगे। टोटल कितने सदस्य थे? तो टोटल 36 सदस्य थे, जिनमें आपको NA सिंह, राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम, ये तीनों चारों, और श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा, ये सभी के सभी शामिल थे। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। ठीक है, और बिहार से और संविधान सभा से क्या ताल्लुक़ थे, ये उनके कुछ क्वेश्चंस जो मुख्य पॉइंट है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ, मतलब संविधान सभा की फर्स्ट बैठक ही 9 दिसंबर 1946 को हुआ। इससे पहले और इसमें पहले, और जैसे संविधान सभा का जब गठन हुआ तो इसके पहले अस्थायी सदस्य, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किए गए, चुने गए, जो बिहार से थे। फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के पहले अस्थायी सदस्य चुने गए, वो भी बिहार से थे। बिहार से संविधान सभा के टोटल 36 सदस्य चुने गए, वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जिनमें कुछ मुख्य लोगों के नाम हैं, जैसे अनुग्रह नारायण सिंह, AN सिंह, द्वारा राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामानंद सहाय, सच्चिदानंद सिन्हा इत्यादि प्रमुख थे। इन सब नाम को आपको स्पेशली याद रखना है, क्योंकि बिहार से हैं और टोटल 36 लोग इसमें सम्मिलित थे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हो गए, इसके आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। देखिए, 63वीं BPSC 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो यह मोहम्मद यूनुस ने प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था। यदि मोहम्मद यूनुस ना हो तो उसके जगह पर श्री कृष्ण सिंह हो, तो उन्हें भी आप आंसर कर सकते हैं। अब क्यों कर सकते हैं, उसके लिए नीचे देखते हैं। बिहार में 1937 में गठित प्रथम बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस, जो 1 अप्रैल 1937 से 19 जुलाई 1937 तक के लिए किया। इसके बाद श्री कृष्ण सिंह मंत्रिमंडल के नेतृत्व किया, जो 20 जुलाई 1937 से 31 अक्टूबर 1939 तक के लिए किए हैं। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो राजेंद्र प्रसाद के अकॉर्डिंग पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो थे। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान के जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना है, क्योंकि सर्वप्रथम उसने भारतीय परिषद एक्ट 1919 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की। राजेंद्र प्रसाद के अनुसार भारत में सांप्रदायिक पृथक चुनाव इकाइयों और विशेष सुविधाओं के कारण बढ़ी। मतलब भारत, उसका कहना है कि भारत में जो सांप्रदायिकतावाद है वह जो है सब पृथक अलग से चुनाव क्षेत्र या अलग से कुछ सुविधा दे दी गई किसी एक वर्ग को, किसी एक धर्म को, जिसके वजह से यहाँ पर सांप्रदायिकतावाद ज़्यादा बढ़ी, सांप्रदायिकता बढ़ा और बाद में चलकर यही पाकिस्तान का रूप लिया। पृथक निर्वाचन इकाइयों से सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा मिल गई। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया? देखिए, इसमें 2 क्वेश्चंस हैं कि इसका आंसर जो बोर्ड ने दिया है यह दिया है D, BPSC ने इसका आंसर D दिया है, भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर, जो 63वीं BPSC 17 में यह क्वेश्चन आया था। जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ था, आज़ादी के बाद नाम चेंज नहीं हुआ था। गांधी मैदान का जो नाम था, पटना के जो गांधी मैदान है उससे पटना लॉन था, जिसे गांधी जी के
देहांत पर, जब गांधी जी का जब देहांत हो जाता है 30 जनवरी 1948 को, उसी के अवसर पर, उसी के बाद गांधी जी के ही मतलब देहांत के नाम पर गांधी जी के ही मतलब कहा जाए उसकी याद में जिस पटना लॉन का नाम जो गांधी मैदान रखा जाता है। तो ये आंसर होना चाहिए महात्मा गांधी की मृत्यु पर, लेकिन यह आंसर बोर्ड ने दिया है कि स्वतंत्रता के अवसर पर, तो ये कन्फ्यूजन है यहाँ पर। ठीक है, और गांधी मैदान में ही महात्मा गांधी की सबसे ऊंची मूर्ति 70 मीटर ऊंची जो है मूर्ति प्रतिमा लगी हुई है, उसे आप देख सकते हैं। कई बार ये भी एग्जाम में आता है गांधी जी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पर है। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों का कुल संख्या थी, तो उस समय जिलों की कुल संख्या थी 55। आपको पता है कि झारखंड के अलग होने से पहले तक बिहार में 55 जिला थी। अभी के टाइम में झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में 37 जिला बची थी और 18 जिला झारखंड में चले गए थे 15 नवंबर 2000 को। अभी के टाइम में बिहार में प्रेजेंट में 38 जिला है। सबसे नया जिला अरवल है जो जहानाबाद से कटकर बना हुआ है। पटना की प्रांतीय राजधानी बनाया था, पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनाया था। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप वर्ल्ड पीस स्टैचू निर्माण कराया है? तो यह राजगीर में कराया है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? तो उसका स्थापना 1916 में हुआ है। 3 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई है और पटना हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित टोटल 30 जजों की संख्या है। 30 जज नियुक्त रहते हैं। और आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने जज हो सकते हैं। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो वह क्षेत्र थे भागलपुर राजमहल। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। 1857 के विद्रोह में बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही कर्म निम्नलिखित में से कौन करता था? तब इसका आंसर होगा आपको सबसे पहले बिहार रोहिणी में हुआ, फिर पटना में, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर में। तो एक चीज़ याद रखिएगा, यह 95 में 2000 ईस्वी से पहले है क्योंकि रोहिणी झारखंड में पड़ता है। तो फिर भी देख लेते हैं यहाँ पर रोहिणी में जो है जो झारखंड में है देवघर डिस्ट्रिक्ट में था, जो अभी के टाइम में प्रेजेंट में रोहिणी नामक जो है देवघर सब डिवीज़न में था। वहाँ 32वीं रेजिमेंट थी सेना की, जिसने 7 से 12 जून 1857 को संध्या में यहाँ पर विद्रोह किया। फिर 3 जुलाई को यह विद्रोह पटना में हुआ। उसके बाद 25 जुलाई को यह विद्रोह मुजफ्फरपुर में और 27 जुलाई को कुंवर सिंह ने आरा जगदीशपुर में इसका विद्रोह अंग्रेज़ों के विरोध विद्रोह किए थे। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ये थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी कलकत्ता से 9 अप्रैल 1917 को प्रस्थान कर 10 अप्रैल को पटना पहुंचे। 15 अप्रैल से गांधी जी ने किसानों से मिलना प्रारंभ किया। उसके साथ राजकुमार शुक्ल, धरणीधर, मौनीराम आदि प्रमुख व्यक्ति शामिल थे जो किसानों से मिल रहे थे और उसके आंदोलन से भी जुड़े रहे। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से हैं? उसे फिरदौसी संप्रदाय से हैं। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1934 में हुआ था। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो इसका सही जवाब है 1912 में। आपको पता ही होगा 1912 में बिहार बंगाल से अलग हो गया था 22 मार्च 1912 को, जो उसकी घोषणा किया गया था। चलिए इसके बारे में एक शॉर्ट नोट हम देख लेते हैं। 22 मार्च 1912 को जारी घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नाम से एक राज्य का गठन किया गया, जो 1 अप्रैल 1912 से प्रभावित हुआ। 1 अप्रैल मतलब कहने का मतलब है
बंगाल से 22 मार्च 1912 को एक घोषणा के थ्रू बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया और बिहार में वह 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुआ। तो 1 अप्रैल 1912 से में बिहार में सब कार्य बिहार और उड़ीसा के नाम से सारे कामकाज अलग से चलने लगे, वो बंगाल से अलग हो गए। उसके कुछ दिन बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा को अलग हुए, मतलब अलग कर दिए। बिहार और उड़ीसा जो एक प्रांत था 1912 में बना था, उसे 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा 2 अलग राज्य में अलग कर दिए गए। और बिहार में आपको पता होगा कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि 22 मार्च 1912 को बंगाल में से एक उद्घोषणा के थ्रू उसे अलग किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना, तो उसका आंसर होगा 1912। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, उसे देखते हैं कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना। इसके लिए आंसर मिला है 1936 से, क्योंकि 1936 तक बिहार और उड़ीसा के नाम से एक राज्य था, जो 1936 में उड़ीसा को अलग राज्य बना दिया गया और बिहार को एक अलग स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। तो इसलिए आंसर होगा 1936 से। और आपको पता होगा कि ये दोनों ही क्वेश्चंस एक ही एग्जाम में 64वीं बीपीएससी जो 2018 में हुआ है उसमें पूछा गया था। ठीक है, देखिए 64वीं बीपीएससी 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जबकि एक में आंसर 1912 होगा क्योंकि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना। दूसरा क्वेश्चन था एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना, तो यह 1936 में बना, जब बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू बिहार एक अलग राज्य बना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू ही 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। देखिए क्वेश्चन, बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ 1912 में। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ, सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर भी 1912 में हुआ। 94 बीपीएससी में पूछा है, 94 में मतलब 39वां बीपीएससी में। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, तो 1936 में, मैं पहले बता चुका हूँ। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ, तो यह 1912 में हुआ, जब वो बंगाल से अलग हुआ। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार कर लिया गया या कब स्वीकार किया गया, तो इसका आंसर होगा आपको 1885। ऑप्शन सी है 1885। ठीक है, तो ऊपर है। नेक्स्ट है 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम। ठीक है, 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। ये किस पर रोक लगाई थी, वह बेठ बेकारों पर रोक लगाई गई थी। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ, तो यह 1908 में पारित हुआ। ऊपर वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं आप। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है एक बौद्ध मठ, मतलब जहाँ पर बौद्ध मठों की बहुतायत होता था उसे विहार कहा जाता था। याद रखेंगे, वो वाली विहार कहा जाता था। और इन फ्यूचर मतलब धीरे धीरे वह विहार ही बिहार में कन्वर्ट हो गया, जिस पर पूरे राज्य का नाम पड़ा। उसके बारे में एक शॉर्ट नोट आप देख सकते हैं। प्राचीन संस्कृत, प्राकृत और पाली साहित्य में बिहार नाम के किसी प्रदेश का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। 12वीं सदी के अंत में ओदंतपुरी के साथ इस प्रदेश के बहुसंख्यक बौद्ध विहारों के कारण इसका नाम विहार पड़ा। याद रखेंगे, यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध विहार थे, इसलिए विहार पड़ा, जो बाद में अपभ्रंश के कारण बिहार हो गया। अठारह 1966 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो ये चंपारण और मुजफ्फरपुर में 1866 में नील जो खेती करने वाले किसान थे उसने विद्रोह किए थे। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे, यह है मुरली भरवा गांव के निवासी थे।
यहाँ देख सकते हैं शॉर्ट में, राजकुमार शुक्ल पश्चिम चंपारण के जिले की मुरली भरवा नामक गांव के निवासी थे। उन्होंने गांधी जी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया। गांधी जी ने चंपारण पहुंचकर जबरन नील की खेती करने वालों के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया। यह जो घटना था 1917 में हुआ था, 1917 की। और यहाँ पर जो है गांधी जी का फर्स्ट ये सत्याग्रह था। और यह नील की खेती, या कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है 3 कठिया व्यवस्था, क्योंकि बिहार में कट्ठा चलता है, 20 कट्ठे का 1 बीघा होता है, तो 3/20 करने का मतलब 3 कठिया व्यवस्था उसी को बोलते थे। जहाँ पर अंग्रेज़ की ओर से यह जबरन लादा जाता था किसान के ऊपर कि आपको जिसके पास 1 बीघा ज़मीन है उसमें कम से कम 3 कट्ठा पर उसे नील की खेती करना ही करना है। और अंग्रेज़ उस 3 कट्ठे में हुए खेती से जो भी नील उत्पादन होते थे उसके सस्ते दामों पर खरीदते थे। किसे दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। तो यह है पीर मोहम्मद मुनीस ने। पीर मोहम्मद मुनीस ने अपने लेख, अपने बुक, अपने कहानी जो इन्हीं शीर्षक से लिख करके जो है सब चंपारण के किसानों की दुर्दशा का वर्णन किए थे। इनमें से कौन बिहार का या के किसान नेता थे? यह है स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद सिर्फ इनमें से बिहार के किसान नेता थे, जबकि स्वामी विद्यानंद और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये बिहार से बिलोंग्स नहीं करते हैं। तो बिहार के कुछ और किसान नेता के बारे में देख लेते हैं, जिसमें है स्वामी सहजानंद, सरस्वती और यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा, राहुल संस्कृत्यायन, ये सब जो है बिहार के किसान नेता थे। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? तो आप जानते होंगे राजकुमार शुक्ल ने किया था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। यह जो बहावी आंदोलन का नगर केंद्र था। तो आपको बहावी आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार पूछे गए हैं, तो इसे एक बार आप जरूर देख लें, उसका शॉर्ट नोट। बहावी आंदोलन मूलतः अरब से प्रारंभ हुआ। इसके आदि प्रवर्तक का नाम अब्दुल बहाव था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम बहावी आंदोलन पड़ा। प्रारंभ में यह सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन था। भारत में बहाव आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिला के सैयद अहमद थे। 1830 के दशक में सैयद अहमद ने पटना यात्रा के समय पटना बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र बन गया। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, देव। ठीक है, बिहार के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव में स्थित है। यहाँ पर स्थित एक तालाब जो सूर्य मंदिर के सामने है से बिहार का प्रसिद्ध छठ पर्व की शुरुआत हुआ, ऐसा माना जाता है। मतलब माना जाता है कि इसी जो देव जगह है, जो देव में जो सूर्य मंदिर है, वहीं पर जो तालाब है, वहीं से सबसे पहले छठ पर्व की शुरुआत हुई थी। वर्तमान में रांची के बुंडू में भी एक निर्मित सूर्य मंदिर है। ठीक है, 1930 और 1932 में बहावी कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? यह गया जिला से नाकाम कर दिया था। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था? ठीक है, इसका आंसर होगा आपको श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन डी है आगे है स्टेप का, वो है श्री कृष्ण सिंह, जो सबसे पहले मंत्रिमंडल का, इसमें बिहार में पहले मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था। ये आपका आंसर है श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें श्री कृष्ण सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्री सभा में यह बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। वर्ष 1946 में श्री कृष्ण सिंह पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने, मतलब भारत के आज़ाद होने से पहले जो संविधान लागू हो रहे थे उसमें। वर्ष 1961 तक वह मृत्युपरांत 31 जनवरी 1961 तक बिहार के सीएम रहे थे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? ये तो आप जानते ही हैं, 2000 ईस्वी में। 15 नवंबर 2000 को बिहार पुनर्गठन अधिनियम द्वारा झारखंड भारत के 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था।
उसी साल नवंबर 2000 में भी दो और अन्य राज्य बने थे जो 26वें और 27वें स्थान पर बिहार में राज्यों की लिस्ट में आए थे। उन दोनों राज्यों के आप नाम और वो किस डेट में बने थे उन्हें आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएंगे। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? वो 1942 में त्यागपत्र दिया था। यह भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? देखिए यहाँ से क्वेश्चन इसका आंसर रहेगा डी 8.08%। ठीक है, यह गलत नहीं है, यह सही है। क्वेश्चन से जब आप सोचते हैं वो गलत है, क्योंकि यह 45वीं बीपीएससी में पूछा गया है 2001 और 2 में, जो 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। लेकिन आपसे एग्जाम में यदि इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आप 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग लिखेंगे, यदि उसमें 2011 की जनगणना ना भी लिखा है तो। वैसे जनरली क्वेश्चंस में लिख दिए जाते हैं 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है, मतलब भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है। तो 2011 की जनगणना वर्ड लिखा हो तब भी या ना लिखा हो तब भी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही आप आंसर करेंगे, और इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा 8.6%, या कहते हैं 8.60% इसका आंसर होगा। मतलब भारत की कुल जनसंख्या का जो 8.06% बिहार में निवास करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग की दृष्टि में बिहार का क्या स्थान है? कहने का मतलब साक्षरता दर में नीचे से बिहार का क्या स्थान है? तो बिहार का फर्स्ट स्थान है, क्योंकि ऊपर से बिहार का लास्ट स्थान है। टोटल 36 स्टेट है, 36 स्टेट में बिहार का 36वां स्थान है। मतलब स्टेट और यूनाइटेड यूनियन टेरेटरी मिला करके जो 36 है उन 36वां स्थान बिहार का है साक्षरता में ऊपर से। यदि नीचे से क्वेश्चन से यहाँ निम्नतम लेवल से बात कर रहा है तो फर्स्ट है बिहार का। देखिए यहाँ पर जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में केरल की साक्षरता दर 94% थी, जो सर्वाधिक है, जबकि बिहार की साक्षरता दर 61.8% है, जो न्यूनतम है, सबसे कम है। बिहार में साक्षरता का स्तर लगभग कितना है? देखिए बिहार में जो साक्षरता स्तर है, जो साक्षरता का दर है, यह कितना है? तो इसमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। आंसर होगा आपको 61.8% है। ये बिहार का साक्षरता दर है 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग। बिहार में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? यही यहाँ आंसर यहाँ भी होगा। बिहार में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो वही है 61.8% है या 80% है। ठीक है, क्योंकि ये 2011 के जगह क्वेश्चन पुराना है, इसलिए यहाँ पर इस आंसर से कोई लेना देना नहीं है, आपको नए वाला आंसर देना है। और 2021 की जनगणना जब आ जाएगी तब आपको 2021 की जनगणना के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। लेकिन अभी नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में आपको 11 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। बिहार की 1981 से 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही है? तो यहाँ पर आंसर होगा 23.54%। ऑप्शन सी आंसर है, लेकिन यह 99 में पूछा गया है इस ड्यूरेशन में। लेकिन जनरली आपके पास 2001 से 11 के दशक के बारे में पूछा जाएगा। तो 2001 से 11 के दशक के बारे में पूछा जाए तो आप बताएंगे 25.42% जो है सर वृद्धि हुआ है। नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या कितना है? जो नया बिहार राज्य है उसकी कुल जनसंख्या कितना है? तो देखिए नया बिहार राज्य जो है उसकी कुल जनसंख्या जो है तो आपका है, तो यहाँ पर आंसर देना होगा आपको 2001 के जनगणना के अकॉर्डिंग। 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग आपको आंसर होगा 10,40,99,452। यह आपको उसका पॉइंट में होगा तो इस तरह आप दे सकते हैं 10.41 करोड़। ये बिहार की जनसंख्या है नए बिहार राज्य की। यहाँ पर नए बिहार राज्य का मतलब है कि झारखंड से अलग होने के बाद क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस अकॉर्डिंग वो 44 में 2000 में ही क्वेश्चन हैं। तो हमें अभी के टाइम में आंसर देना होगा जो अभी एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग टू 2011 का जनगणना। तो 10.41 करोड़ लिखें या पूरी डिजिट हो तो 10,40,99,552 आपका आंसर होगा। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? तो देखिए तो ये 1991 नहीं 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है तो है 11.29%। 11.29% जो है 2011 की जनसंख्या अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात है।
या शहरी जनसंख्या का प्रतिशत पूछे तो यही लिखना है। नेक्स्ट है, बिहार में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है? प्रेजेंट टाइम में इसका अनुपात जो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है वो है 88.71 अनुपात 11.29। तो इतना प्रतिशत ग्रामीण आबादी है और इतना प्रतिशत शहरी आबादी है। यदि पॉइंट में अनुपात हो तो यही होगा 88.71 अनुपात 11.29। यदि उसे राउंड ऑफ कर दिया जाए, पॉइंट हटा दिया जाए, तो उसको 8 अनुपात 1 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा 11 से 88। लेकिन यदि राउंड ऑफ करेगा तो हो जाएगा 89 अनुपात 11। तो आपको आंसर देखना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन कैसा है, एक्चुअल वैल्यू यही है। ठीक है। बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है, तो पहले बता चुके हैं 11.29% है। ये आपको आंसर करना है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान क्या है? जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान इसमें भी प्रथम है। 2011 के जनसंख्या अनुसार जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान जो है प्रथम है राज्यों में, और यदि यूनियन राज्य और यूनियन टेरिटरी दोनों को मिला लिया जाए तो छठे स्थान पर बिहार है। ठीक है। देखिए एक्चुअल में यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ओल्ड टाइप के हैं, पुराने पूछे गए हैं, आपको उससे लेना देना नहीं है। आपको ये याद रखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको उस टाइप के क्वेश्चंस का प्रेजेंट सिनेरियो में आंसर देना है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखना है और आंसर देना है 2011 के अकॉर्डिंग। तो जानने यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस के प्रिपरेशन करके जाएंगे। तो इसीलिए जनगणना के से रिलेटेड मैं कुछ वीडियो आपके लिए, 2 वीडियो, एक भारतीय जनगणना पूरे भारत के जो भारत और विश्व के कंपेरिजन में होगा, और दूसरा वीडियो हम लेकर के आएंगे बिहार और भारत की जनगणना, मतलब भारत के कंपेयर में बिहार की स्थिति। तो ये दोनों वीडियो आप एक बार जरूर देख लें, जहाँ से आपके पूरी क्वेश्चन से पूरी क्यूरी कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम क्या है? बिहार का क्रम आपको पता है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से फर्स्ट है। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व में लोग निवास करते हैं, आपको पहले ही पता चुका है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम फर्स्ट है, इसमें नहीं है ऑप्शन, आपको फर्स्ट लिखना है। क्वेश्चन 99 का है 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग। भारत में बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का जो स्थान है ना वो तीसरा है। ठीक है, तीसरे सबसे अधिक जनसंख्या है। फर्स्ट में आपको पता है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसका तीसरे में बिहार है। ठीक है, यदि आप ऐसे देखें तो 19.98 करोड़ जो है जो जनसंख्या है यूपी का, 11.27 करोड़ है महाराष्ट्र का, और 10.41 करोड़ जो जनसंख्या होगा वो होगा बिहार का। राउंड ऑफ कीजिएगा ये होगा 41 हो जाएगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो आपको पता है कि 998 लिंगानुपात है, प्रत्येक 1000 पुरुष पर 998 महिलाएं हैं। 2011 के अकॉर्डिंग बिहार में जो लिंगानुपात की स्थिति है। 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत है। देखिए यहाँ पर 2011 में जनगणना के अकॉर्डिंग 74% लोग जैसे बिहार में कृषि में कार्य में लगे हुए हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा राज्य माना जाता है? तो आपको पहले बता चुके हैं। 1991 के अकॉर्डिंग भी और 2011 के अकॉर्डिंग भी दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र है। यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, महाराष्ट्र में सेकेंड सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, और थर्ड स्थान पर बिहार आता है, और फोर्थ पर पश्चिम बंगाल है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, देखिए बिहार की जनगणना से क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आंसर है लोहरदगा, जो अभी झारखंड में है, क्योंकि 1996 में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है तो वो शेखपुरा है। याद रखेंगे, ये शेखपुरा जो जनसंख्या अभी रिकॉर्डिंग टू 2011 की जनसंख्या और ये झारखंड का अलग होने के बाद, ये झारखंड का अलग होने से पहले की बात है। तो क्या है? शेखपुरा है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। ये अभी याद रखेंगे। वैसे मैं स्पेशली वीडियो जनसंख्या से रिलेटेड आपके 67वीं बीपीएससी के लिए ज़रूर मैं बनाऊंगा, जहाँ से आप जनसंख्या से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्यूरी है, उसे आप आसानी से सॉर्ट आउट कर सकें और अपने एग्ज़ाम में 4 से 5 मार्क्स आसानी से ईजिली बढ़ा सकें।
बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो जिसमें है मधुबनी जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, किशनगंज जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, सीतामढ़ी जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो आंसर होगा डी पूर्णिया। पूर्णिया नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। पूर्णिया पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। बिहार नेपाल के साथ 729 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा साझा करती हैं। नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले सम्मिलित हैं, 7 जिले जुड़े हुए हैं, जिसमें सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण जो है इतनी 7 लगभग टोटल ये 7 डिस्ट्रिक्ट जो है नेपाल के साथ साझा करते हैं अपनी सीमा रेखा। और टोटल नेपाल के साथ जो बिहार के सीमा रेखा साझा होती है वो है 729 किलोमीटर का। उसे भी याद रखेंगे, कई बिहार से रिलेटेड एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? इसका आंसर होगा डी 1 से अधिक। ठीक है, 1 से, क्योंकि महाबोधि बिहार जो है यह भी विश्व